प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ी लकीर खींचने का प्रयास किया है, लेकिन पूरा विश्लेषण क्या है इस साक्षात्कार का, आइए आपको बता देते हैं। पहला फोकस प्रधानमंत्री का था कि नई सरकार के 100 दिन का टारगेट तैयार है, 2047 तक के रोड मैप का काम शुरू हो गया है। यानी भारतीय जनता पार्टी को इसका संदेश यह है कि भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में 2024 के चुनाव में जीत को लेकर पूरी तरह से भरोसा है, आश्वस्त है भारतीय जनता पार्टी। दूसरा फोकस और उसका संदेश क्या है, सनातन विरोधियों पर जोरदार प्रहार, चुप्पी साधने वालों पर भी वार। कांग्रेस के नेताओं पर भी सवाल करा है प्रधानमंत्री मोदी ने, जो निरंतर चुप रहे जब उनके गठबंधन के दल या फिर उनके नेता सनातन पर वार करते रहे। संदेश यह है, हिंदुत्व वाले अपने कोर वोट बैंक को सीधा संदेश दिया है कि सनातन हमारे लिए था, है और आगे भी प्रमुख मुद्दा रहेगा। तीसरा बड़ा फोकस क्या था, भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े और बड़े एक्शन के संकेत दिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा दिया कि ईडी ने के सिर्फ 3% मामले नेताओं से जुड़े हैं, जिसके बारे में इतना हल्ला रहता है, जिसके बारे में नेता अक्सर चिल्लाते रहते हैं। बाकी मामले नेताओं के अलग हैं, यानी सिर्फ 3% मामले नेताओं के साथ जुड़े हैं। और साथ ही साथ ईडी ने जो रिकवरी करी है, कैश रिकवरी करी है, उसका भी प्रधानमंत्री ने उसकी भी रिपोर्ट काट दी है कि 34 लाख 2014 से पहले पकड़े गए थे और अब 2200 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश पकड़े गए हैं। तो अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है, लेकिन संदेश क्या है, तीसरा टर्म मिला तो भ्रष्टाचार के खिलाफ और सख्ती होगी। यानी प्रधानमंत्री मोदी का यह विशेष रूप से मानना है कि अगर हम भ्रष्टाचार को टॉप लेवल पर रोक देंगे तो देश को बहुत इसका लाभ मिलेगा। चौथा बड़ा फोकस, मोदी की गारंटी वाले नैरेटिव पर जोर है, वादे निभाने वाले ट्रैक रिकॉर्ड को याद दिलाया गया है। पांचवा बड़ा फोकस जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड है, प्रधानमंत्री बोले इसी सिस्टम से सारा ट्रेल सामने आ रहा है और यह बात बिल्कुल स्पष्ट है और इसका संदेश यह है कि सरकार के पारदर्शी होने का सबूत पेश किया है। और यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि चुनाव इस देश में बहुत सालों से हो रहे हैं, लेकिन चुनावी पैसा कहां से आता था यह आज तक किसी को नहीं पता। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड आए, फलानी पार्टी को किसने पैसा दिया, कांग्रेस को, बीजेपी को, जेडीयू को, सपा को, आम आदमी पार्टी को किसने पैसा दिया, यह सब पता लगता है। बड़ी बात यह है, लेकिन बड़ा सवाल क्या है आज की इस चर्चा में, क्या सनातन और भ्रष्टाचार पर एक्शन के दम पर मिशन 400 प्लस पूरा होगा? आज इसी सवाल के साथ मैं जाऊंगा अपने वक्ताओं के पास। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से सुप्रीम कोर्ट के नामी गिरामी एडवोकेट और प्रवक्ता गौरव भाटिया जुड़ रहे हैं, सुनील यादव है मेरे साथ, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, मेरे साथ सतीश के सिंह है, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, उनका अभिनंदन है, विवेक श्रीवास्तव है नेता लेफ्ट के, उनका अभिनंदन है, आम आदमी पार्टी से उनके विधायक राजेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ ही देर में आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। लेकिन सुनील यादव, चर्चा आपसे शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खुले तौर पर बोला है कि सनातन का मुद्दा था, है और रहेगा, और जिन जिन लोगों ने सनातन को गाली दी है, देश उन्हें कैसे भूल पाएगा? देखिए अमीश जी, देश धर्म से चल रहा है या संविधान से चल रहा है? देश संविधान से चलेगा। धर्म हमारी आपकी निजी आस्था है। हम भी सनातनी हैं, हमको किसी फर्जी भारतीय जनता पार्टी के नेता से प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, आज की तारीख में अगर माननीय प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं तो इससे बड़ा मजाक कुछ होगा? अगर वो महंगाई रोकने की बात कर रहे हैं तो इससे बड़ा मजाक कुछ होगा? माननीय प्रधानमंत्री जी अगर बेरोजगारी की बात करें तो उससे मजाक कुछ होगा? अगर प्रधानमंत्री जी किसी अपने साथी को दुनिया का सबसे नंबर 1 आदमी बनाने की बात करें तो समझ में आता है। अगर कोई प्रदेश जल रहा हो उसमें मौन रहने की बात हो तो समझ में आता है जी। अगर प्रधानमंत्री जी आरक्षण छीनने वाली भाजपा के पक्षधर में मौन हो जाएं और खुद को ओबीसी कह करके तो समझ में आता है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोले और कह रहे हैं कि आप भी कह रहे हैं कि अब तक चुनाव में कहां से चंदा आता था, अरे सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी पार्टी और ईमानदार पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उससे पूछिए अब तक कहां से आ रहा था चंदा। आप बताइए, चुनाव तो आप भी लड़ रहे हैं, सहयोग करते हैं आप चुनाव तो आप भी लड़ रहे हैं। मैं जानना चाह रहा हूं, तो अगर चलिए अभी तो इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा आ रहा है जिसकी जानकारी एक एक देशवासी को पहुंच गई है,
यार आज से पहले चुनावी चंदा कहां से आता था बताइए ना। देशवासी समाजवादी जान पार्टी गया ना कैसे कि चुनाव जिसको लड़ती वो थी, राष्ट्रवादी कांग्रेस समझ पार्टी रहे कैसे थे वो चुनाव लड़ती बेईमान थी? निकले। नहीं कौन सा धन था वो, नहीं धन मैं कौन कह सा रहा था हूं वो? ना, इलेक्ट्रोलर बॉन्ड से जी। एक बात तो साफ हो गई कि पूरा देशवासी जान गया कि जिसको हम राष्ट्रवादी पार्टी समझ रहे थे वो पार्टी नंबर 1 की भ्रष्टाचारी पार्टी निकल गई, रंगदारी वाली पार्टी निकल भाटिया का जवाब जरूरी गई, है। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स कर गौरव भाटिया, चंदा लेने वाली पार्टी निकल गई। गौरव भाटिया आप पूरी बात सुनना नहीं चाहते। मैंने पूरी बात लेकिन सुनी, देश आपकी पूरी बात पूरी सुनना बात चाहता सुनी। है। आपने 2 मिनट बोला, आपको पूरा मैंने मौका दिया। गौरव भाटिया, पोल आपकी खुल रही है, भाग आप रहे हैं। अमित जी देखिए, ऐसा है कि कल भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र आया और सबसे ज्यादा प्रमुखता से जो बात सामने आई वो है मोदी की गारंटी। आज विश्वसनीयता का प्रतीक है श्री नरेंद्र मोदी जी, और मोदी जी की गारंटी ये है कि जो असंभव था उसको संभव करते वो व्यक्ति नरेंद्र मोदी है। अनुच्छेद 370, भव्य राम मंदिर बनाना, यूनिफॉर्म सिविल कोड। जिस साक्षात्कार की आप बात कर रहे हैं, आप देखिए, ये वो शख्सियत है नरेंद्र मोदी जी जो अपनी मेहनत के दम पर आज आश्वस्त है कि जनता पुनः उन्हें आशीर्वाद देगी और प्रधानमंत्री चुनेगी। उन्होंने तीसरी बार जब प्रधानमंत्री चुन के आएंगे और शपथ लेंगे, उसके बाद की जो विजन है अगले 100 दिन की और उसके बाद 2047 तक की विकसित भारत की, वो भी खाका बना लिया है। ये दर्शाता है कैसे कोई व्यक्ति अगर मेहनत करे तो उसे अपना रिपोर्ट कार्ड जनता को देने में कोई डर नहीं लगता है। और जो बड़े सवाल उन्होंने उठाए हैं, ये बात तो जनता भी कह रही है। पहली बात, हर बात का विरोध करना विपक्ष का। क्यों भाई, कोई सकारात्मक सुझाव नहीं दे सकते क्या? दूसरा, भ्रष्टाचार से लड़ाई। नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो भ्रष्टाचारी थरथर कांप रहे हैं, वरना भ्रष्टाचारियों का बोलबाला होता था। तीसरी बात, हमारे देश के रोम रोम में सनातन संस्कृति है, ये हमारी पहचान है, हमारा गुरूर है, हमारा गर्व है, हमारा स्वाभिमान है। तो ऐसा क्यों है कि सनातन धर्म को गाली देते हैं, उदय स्टालिन और कांग्रेस पार्टी उनके साथ बैठ जाती है। ये सब बड़े मुद्दे हैं और जनता जो चोट देती है वो वोट से देती है। जो इंडिया अलायंस है, इंडी अलायंस, इसको ऐसी करारी चोट लगेगी सुनील यादव, शार्प रिप्लाई। 10 साल भी भर नहीं ठीक है, पाएंगे। सुनील यादव, शार्प रिप्लाई। देखिए अमीश जी, भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता हैं, नेता हैं, वो भी समझ रहे हैं कि बीजेपी 200 पार नहीं जा रही, और बीजेपी के बड़े नेता भी समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम ही आप नहीं समझ रहे हैं या हम ही आपको समझ में आ रहा है, देश की जनता को समझ में आ रहा है। बीजेपी के लोगों को भी समझ में आ रहा है कि वो सरकार से बाहर जा रहे हैं। और हम कह रहे हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी की बात है, हम तो सरल भाषा में पूछना चाहते हैं, महंगाई की गारंटी पर चुप्पी क्यों है? बेरोजगारी की गारंटी पर चुप्पी क्यों है? हम जानना चाहते हैं किसान की आय पर चुप्पी क्यों है? बेटियों की सुरक्षा और बेबसी पर चुप्पी क्यों है? भाई आप क्यों नहीं बोलना चाहते? ये बातें किसने कही थी? जवाब ले लेते हैं। ये बातें मोदी जी ने नहीं कही थी। मैं उत्तर दे दूंगा। बस अंतर क्या है अमीश भाई, जब आपने 2014 में जो बातें कही थी वो बाद में आपने जुमला कह दिया। अब जो 24 में कह रहे हैं उन्हीं जुमलों को आप गारंटी का नाम दे रहे हैं। अब तो वो 2047 की बात कर रहे हैं। ये विजन क्या है मैं ये जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन गौरव भाटिया का शार्प रिप्लाई जरूरी है। गौरव भाटिया 40 सेकंड शार्प रिबटल, देन सतीश के सिंह। पहले तो देखिए, सपा के प्रवक्ता की बातों में विरोधाभास। इन्होंने कहा देश जो है वो संविधान से चलेगा, धर्म से नहीं। तो मैं ये इन्हें बताना चाहता हूं, संविधान का अध्ययन अखिलेश यादव को कराएं। अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड आज तक क्यों नहीं करी अखिलेश यादव ने? संविधान निर्माता कह के गए अनुच्छेद 44 के अनुसार यूसीसी होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड। दूसरा, ट्रिपल तलाक को अपराध बनाया। ये तो चाहते थे मुस्लिम महिलाओं को उनका सम्मान भी ना मिले, इसलिए आपकी बात में विरोधाभास है। दूसरी बात, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड को इलेक्ट्रोलर बॉन्ड कह रहे। भैया इलेक्ट्रोलर बॉन्ड नहीं होता, इलेक्ट्रल बॉन्ड होता है। और प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा पहले ये 20,000 रुपए का अननोन सोर्सेज से चंदा लेते थे, समाजवादी पार्टी भी लेती रही, और इनसे पूछे किसने दिया है तो बता नहीं पाते थे। इलेक्ट्रल बॉन्ड हो सकता है कि बिल्कुल उत्तम ना हो, लेकिन एक प्रयास था जिससे आप ट्रैक डाउन कर सकते हैं कि चंदा किस कंपनी ने दिया और किस पार्टी को गया।
तीसरी बड़ी बात जो इन्होंने कहा जी, महंगाई गौरव। पे, तो उत्तर सुन लीजिए। महंगाई 4.5% औसतन रही हमारे 10 साल में, और यूपीए की सरकार जिसका आप हिस्सा थे 10% से पार हो गई थी। आपने बेरोजगारी की बात करी, हमने 10 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं पिछले 1 साल में, केंद्रीय की मैं बात कर रहा हूं। और उसके अलावा 18 करोड़ ईपीएफओ डेटा नई नौकरियों का आया, और 44 करोड़ मुद्रा योजना के लोन। आपने क्या दिया? बाबा जी का ठुल्लू। जनता ने आपको ठीक है, इसीलिए किसने हटा ठुल्लू दिया, दिया और सत्ता से किसने दोबारा गुल्लू दिया, वापसी नहीं हुई। देख लेते तीसरी हैं। बात। ओके, जवाब ले लेते हैं। ओके ओके, जवाब। अमित जी, सुनील जी, इनसे 30 केवल ये सेकंड। पूछिए कि भारत भारत सरकार में कितनी नौकरियों के पद रिक्त हैं, और बीजेपी के नेताओं से कहिए कुछ पढ़ लिख करके आया करें, कुछ अध्ययन करके आया करें। कितनी नौकरी दे सकते थे, कितनी नहीं दी, कितनी महंगाई कम कर सकते थे, देश की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा सकते थे, देश की सीमाएं बचा सकते थे। संसद सुरक्षित जिसकी सरकार में ना हो, वो लोग किस तरीके की बातें कर रहे हैं? ठीक है। अब मुझे चंदा सतीश जी चोरी के पास पर आने दीजिए। यू नंबर मेड एक आ गए पॉइंट। हो, सतीश जी के पास तो मुझे आने आपको क्या दीजिए। लगता है जी आप जी, चुनाव में नंबर 1 आ जाएंगे? ठीक है सतीश जी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने साक्षात्कार में 2047 के भारत की बात करी, तो क्या ये 2024 का कॉन्फिडेंस है या प्रधानमंत्री दूसरी गेम खेल रहे हैं? देखिए, मैं 2-3 प्रकार से इस इंटरव्यू को देखता हूं। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ने एक देश में इंटरव्यू दिया, एक बड़ी बात। दूसरी बात कि जो उनका जो भाव भंगिमा था वो बहुत रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट था, जो आप सवाल भी पूछ रहे हैं। और तीसरा जो मुझे लगता है कि जो भी मुद्दे ऑपोजिशन से उठाए जा रहे हैं इस वक्त, उस पर उसका जवाब था और एक्सप्लेनेशन था, और दूसरा काउंटर था। अब कहेंगे क्या क्या, तो जैसे कि अब इलेक्टरल बॉन्ड की बात हुई, जैसे कि वो राम मंदिर का उन्होंने मुद्दा कांग्रेस से जोड़ दिया कि भाई ये आए ही नहीं। तीसरा आपने देखा कि डीएमके और कांग्रेस को जोड़ दिया कि भाई ये सनातन के खिलाफ बोलते हैं, तो कांग्रेस वाले इसका जवाब को जोड़ दिया। नहीं, ज्यादा डीएमके को, क्योंकि तमिलनाडु को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट थे। और चौथी चीज कि जो मैंने समझने की कोशिश की कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, तो उसमें वो कहते हैं कि जो युवाओं के लिए, मतलब जो है ये आगे के लिए ये एकदम जीरो। प्रधानमंत्री तो ये भी कह चुके हैं कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसमें मुस्लिम लीग की छाप है, ये भी प्रधानमंत्री कह चुके हैं अपने एक, देखिए अपनी एक रैली में। देखिए वो क्या होता है कि वो स्ट्रेटजी होती है डिमोरलाइज करने का, लेकिन जवाब आज सिलसिलेवार जो कांग्रेस में उन्होंने दबे छुपे ही राहुल गांधी का नाम लिया कि वो विरोधाभासी बयान देते हैं, तो एक और अटैक अरविंद भी है। केजरीवाल का तो नाम ही नहीं लिया, तो देखिए किसी नेता का तो नाम ही नहीं लिया उन्होंने जी, जो वर्तमान के नेता है, और अपने आप को मां भारती बताने की कोशिश की। लेकिन जो 1, 2, 3 सवाल जो है जो होने चाहिए थे, जो है उनको खुद भी जवाब देना चाहिए था, वो जैसे वो थोड़ा बेरोजगारी पे थोड़ा और बोलते, चाहे ऐसे कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे ईडी वाले चीजों पे बोले, लेकिन वो ढंग से एक कन्विंस करने वाली बात उसमें उतनी पर आई थिंक ईडी पे तो काफी स्पष्टीकरण दिया प्रधानमंत्री ने, और उसमें क्लियर कट बोला वो मैं 3% नेता हैं जो कि बाकी सब ईडी के जो केसेस हैं उसकी सिर्फ 3% नेताओं पर है, बाकी सब है ही नहीं। देखिए, भ्रष्टाचार के प्रति लड़ाई का कमिटमेंट उन्होंने जरूर अपनी तरफ से किया, लेकिन जो इलेक्टोरल बॉन्ड या भ्रष्टाचारी नेताओं को पार्टी में मिलाने वाली बात है, वो विपक्ष के। ठीक है, मैं गौरव भाटिया इसके ऊपर खूबी जवाब दे पाएंगे। गौरव भाटिया, योर टेक, क्या भ्रष्टाचार बड़ा विषय है, सनातन बड़ा विषय है 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए? अमीर जी, केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, हर नागरिक के लिए भ्रष्टाचार से जो लड़ाई हो रही है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। और आपको मालूम है, दशकों बाद ऐसा हुआ है कि जब एक ईमानदार प्रधानमंत्री जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वैसे ही नरेंद्र मोदी जी दिखा रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई भी होगी, और उनकी जो उचित जगह है जेल की सलाखों के पीछे, वहीं वो रहेंगे। जी, मैं समझता हूं इस साक्षात्कार में भी जो बड़ी बातें कही ईडी सीबीआई को लेके, 2014 में उन्होंने बताया जो प्रॉपर्टी असेट्स अटैच हुए थे वो केवल 5,000 करोड़ के थे, ये बढ़ के 1 लाख करोड़, मतलब 20 गुना इजाफा हुआ। ये क्या संदेश देता है? जनता को संदेश देता है कि जांच एजेंसियां अब पिंजरे का तोता नहीं है, जैसा सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था।
ठीक अब है। वो अपना कार्य करेंगे। दूसरी बड़ी बात जो बताई, 34 लाख रुपए केवल कैश सीज हुआ था, अब ये बढ़ के 2200 करोड़ है। आप मुझे बताइए, एक तरफ 34 लाख, एक तरफ 2200 करोड़। और याद आता है धीरज साहू कांग्रेस के सांसद, 351 करोड़ रुपया कैश निकला। क्या किसी भी घमंडिया के साथी ने चूक किया? क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे जी ने एक शब्द बोला? नहीं बोला। यही बात जनता के दिल में बैठी हुई है। ठीक है, जवाब कि ले लेते हैं। भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाना है और जो ईमानदारी से काम करे उसको आशीर्वाद देना। जी, राजेश गुप्ता, प्रधानमंत्री ने अपने साक्षात्कार में बोला कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े और बड़े एक्शन होंगे। और जो शोर मचाया जाता है, बार बार कहा जाता है कि देखिए ईडी विपक्ष के पीछे पड़ी हुई है, लेकिन ईडी के पास सिर्फ 3% नेताओं के केस है, बाकी सब तो दूसरे केसेस है। और कहीं ना कहीं एक बड़ा नंबर भी सामने आया जिसमें 2014 से पहले सिर्फ 34 लाख रुपए कैश जब्त किए गए थे ईडी द्वारा, और आज की तारीख में 2200 करोड़ रुपए दर्ज किए गए हैं। तो यह अपने आप में बहुत बड़ा फिगर है। तो इससे तो देश की जनता खुशी होगी, नाराज थोड़ी होगी। अमीश भाई, देश की जनता खुश है कि नाराज है, ये आप अगर जमीन पे आएंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। लगभग हर क्या आपको आदमी लगता है कि अगर 2200 करोड़ रुपए ईडी ने पकड़े हैं कैश में, तो अगर भ्रष्टाचार का पैसा पकड़ा जाएगा तो आपको लगता है देश की जनता नाराज होगी? खुश होगी देश की जनता अगर भ्रष्टाचार का पैसा पकड़ा जाएगा तो? देखो, अब अमीश भाई, मेरे को इतनी देर में आपने लिया है, मुझे 5 सेकंड तो बोलने दिया करो। बिल्कुल बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार का पैसा पकड़ा जाए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये जो कार्रवाई एक तरफा विपक्ष पे हो, जो विपक्ष के लोग हैं उन पे पैसा है, वो भ्रष्टाचार का पैसा है तो आप पकड़ लो। आपने साहू जी को पकड़ा, बड़ी अच्छी बात करी, लेकिन साहू जी आज कहां है? क्या साहू जी आज जेल में है? उन्होंने तो इनकम टैक्स भर दिया उस पैसे के ऊपर। उन्होंने बता दिया कि भैया कैश का पैसा था लेकिन मैं इसका इनकम टैक्स भरता हूं। तो साहू जी जेल में तो नहीं है आज। और जो बात बार हो रही है, आपने कहा कि सिर्फ 3% विपक्ष के नेताओं के ऊपर केस है, तो बाकी 97% जो केस हैं वो कौन से जो व्यापारी हैं, वो वाले व्यापारी हैं जो कि शरीफ और ईमानदार हैं? ये क्या है? जितने इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा दे दिया उनको ये छोड़ देते हैं। व्यापारियों पे भी छापा इसलिए मारते हैं ये, ताकि इनको पैसा मिल जाए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए या दूसरे जरियों से। ये बात आप समझ लीजिए। जितने भी 100% लोग हैं उनका भाजपा के वो खिलाफ है, या भाजपा को चंदा नहीं देते, या भाजपा के राजनीति के खिलाफ है, या भाजपा के खिलाफ बोलने की कोशिश करते, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे विपक्ष का नेता हो, चाहे व्यापारी हो, जो बोलेगा उसके ये पीछे पड़ जाएंगे, उसको ये फंसाएंगे। अगर 400 पार आ रही हैं, वैसे 400 पार तो जैसे लोग बार बार कह रहे हैं कि पेट्रोल आ रहा है या डीजल आ रहा है, ये तो वक्त बताएगा, तो फिर ये सब करने की जरूरत क्या है ना? और इंटरव्यू देना है तो ढंग से मीडिया के साथियों को बुलाएं, उनके साथ में इंटरव्यू दे दें। ये तो इंटरव्यू नहीं है, ये तो पीआर थी जो आपने देखी, ये सिर्फ पीआर कहते हैं। मुझे लगता है मैं अपने किसी साथी को सामने बिठा दूं, जवाब भी सब दिए गए। माफी चाहूंगा लेकिन ये इंटरव्यू नहीं है। ठीक है, ड्यू रिस्पेक्ट टू मोदी जी, आपका वक्तव्य हो सकता है, आपके वक्तव्य का आपका वक्तव्य हो सकता है, आप स्वतंत्र है अपने वक्तव्य रखने के लिए। गौरव भाटिया, नहीं, इंटरव्यू तो वो होता है जब अरविंद केजरीवाल एक पत्रकार से कहते हैं कि ये वाला जो सवाल है ये थोड़ा उठा देना, ये वाला जवाब जो था मैं ठीक से दे नहीं पाया, इसको दबा देना। ऐसा वीडियो हमने देखा था, जो है भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल का, कुछ साल पहले। क्रांतिकारी इंटरव्यू था वो, उसको क्रांतिकारी इंटरव्यू कहा जाता है। देखिए इन लोग का दर्द क्या है मैं बताता हूं। इनका दर्द ये है कि न्यायालय से इनको राहत नहीं मिल रही, जांच एजेंसियां इनसे सवाल पूछ रही हैं, जांच एजेंसियों के सवालों का जवाब इनके पास है नहीं। मनीष सिसोदिया 15 महीने से जेल की सलाखों के पीछे हैं, अरविंद केजरीवाल जी को भी जमानत नहीं मिल रही। दर्द तो होगा ही होगा। और आप सोचिए अमीश जी, ये किस मुंह से हमसे सवाल पूछेंगे? अरे हम तो कहते हैं डंके की चोट पे कि जनता आशीर्वाद देगी, 370 प्लस भाजपा की आएंगी, 400 प्लस एनडीए की आएंगी। आप इनसे एक बार पूछ लीजिए, सारे जितना धोखाधड़ी भगवंत करते मान थे तो आज मिलकर आए अरविंद केजरीवाल से। में भगवंत मान तो आज इमोशनल हो गए जब मिलके आए। वो कहा कि एक आतंकी को भी ऐसे रखा नहीं जाता जैसे अरविंद को रखा गया है, अरविंद केजरीवाल को रखा गया है। आंखों में आंसू थे उनकी। वो इमोशनल क्यों हुए आपको नहीं पता है? ये जो शराब नीति आई थी, इसमें 1+1 की एक स्कीम आई थी, वो किसका ओरिजिनल आइडिया था? अनुभव के आधार पे तो सबसे ज्यादा अनुभव भगवंत मान को ही है। वो इसलिए इमोशनल थे कि वो स्कीम बंद हो गई,
वो नीति वापस चली गई। और आप सोचिए, भगवंत मान जब मनीष सिसोदिया से मिलने गए कि नहीं मुझे नहीं पता, तो मनीष सिसोदिया आज जेल में क्या पूछ रहे हैं? अमित जी, मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं जवाब राजेश से मुझसे जवाब। तो इस्तीफा ले लिया अरविंद केजरीवाल। आप ओके, राजेश गुप्ता का जवाब जरूरी है, राजेश गुप्ता का जवाब जरूरी है। अमीश भाई, इस देश ने उस राजनीति को देखा है। जब मैं स्कूल में था और कॉलेज में नया नया आया था तो हमने सुना था अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने बारे में कितना खुल के बताते थे कि भाई उनको मछली खाना बड़ा अच्छा लगता है, वो वाइन के शौकीन है। किसी ने कभी पर्सनल अटैक उनके ऊपर नहीं करा। लेकिन आज बड़ा दुख होता है कि पर्सनल अटैक्स, ये क्यों खा रहे हो, वो क्यों पी रहे हो, किसकी स्कीम थी, किसी चीज को कितने हल्के अंदाज में कह दिया गया। एक दोस्त, एक कार्यकर्ता अपने नेता को जब इस पोजीशन में देखता है, जब एक दोस्त अपने दोस्त को ऐसे देखता है, उसके आंखों में क्या आंसू नहीं आएंगे? चाहे वो अमीश देवगन जी का दोस्त हो, चाहे गौरव भाटिया जी का दोस्त हो, एक इंसान को दुख होता है। और मुझे बड़ा दुख है कि भाटिया साहब इसको इतने हल्के अंदाज में उड़ा गए। अरे नहीं यार, बहुत दुख होता है। मैं भी अपने नेता को देखूंगा, अपने दोस्त को देखूंगा ऐसे कि उसको ऐसे तंग करा जाए। जिस आदमी ने दिल्ली की शिक्षा में, चिकित्सा में क्रांति ला हो, जो आदमी महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगा हुआ हो, बसों को फ्री राइड कर दे, दिल्ली की जनता 3 बार चुन ले, एमसीडी में भाजपा को हरा दे, पंजाब मॉडल पे हार जाए, पंजाब में जाके भी हार जाए, उसके बाद में उस आदमी को बंद कर दिया जाए और ऐसे मजाक उड़ाना, मुझे लगता है कि गौरव भाटिया और ये कम से कम एक दोस्त की भावनाओं की कदर तो करनी चाहिए मुझे। जी गौरव भाटिया। देखिए राजेश जी, आपने गलत बोला। फिर से आपने कहा ये व्यक्तिगत चीज है। नहीं, ये सार्वजनिक किसने किया था? एक अरविंद केजरीवाल का भाषण है, अमीर जी आप सुनिएगा। उन्होंने कहा भगवंत मान की एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं आपको बताता हूं। तो जनता ने कहा क्या है भाई, बताइए अरविंद जी। उन्होंने कहा भगवंत मान ने कसम खाई है अब कि अब ये शराब नहीं पिएंगे। सार्वजनिक मंच से ये बात कही थी, आपने भी दिखाई थी। अब आप मुझे बताइए, मैंने तो इसको सार्वजनिक किया नहीं, ये तो अरविंद केजरीवाल ने किया। और जो आप दोस्तों की बात कर रहे हैं, तो भैया दोस्ती ना शराब से होनी चाहिए, ना शराब से होनी चाहिए, ना भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री से होनी चाहिए। चलिए ये विषय नहीं है आज हमारा कि कौन। ओके, आपने अरविंद केजरीवाल के भाषण को कोट किया। ओके, राजेश गुप्ता, शार्प रिबटल। फिर मैं विवेक के पास जा रहा हूं। राजेश नहीं, मैंने फिर अभी कहा कि देश ने देखा है कि चाहे वो देश के पहले प्रधानमंत्री रहे हों, मुझे नहीं लगता वाजपेयी जी ने कभी उन पे ऐसे सवाल उठाए जो जवाहरलाल नेहरू जी की जो भी जीवन शैली थी। आज रोज सवाल उठाए जाते हैं, अलग बात है। और वाजपेयी जी की भी एक जीवन शैली रही है। उन्होंने खुलेआम संसद में बहुत सारी ऐसी बातें कही। उन्होंने कहा कि मैं वाइन का शौकीन हूं, उन्होंने कहा कि मैंने शादी नहीं करी, लेकिन मैंने ना मैंने पंडित नेहरू को देखा, ना मैंने पंडित नेहरू को देखा, ना मैंने अटल जी को देखा कि नवरात्रि के दिनों में वो मछली का वीडियो डाले। मैंने नहीं देखा। और देखिए राजनीति भी बदली है, तब सोशल मीडिया नहीं था। अमीश भाई, मेरा ये कहना है, वाजपेयी जी को तो आपने देखा और सुना है। जी अमीश भाई, वाजपेयी जी को आपने देखा सुना है। उन्होंने कहा कि मैंने शादी नहीं करी लेकिन मैं कुंवारा नहीं हूं। आप समझते हैं कि ऐसी स्टेटमेंट आज की डेट में कोई नेता दे दे तो क्या करेंगे भाजपा वाले? अरे किसी के व्यक्तिगत जीवन में क्यों घुसते हो? मुझे लगता है वाजपेयी जी इस दुनिया में नहीं है। सतीश जी ने भी अटल बिहारी वाजपेयी को कवर किया है और मुझे नहीं लगता कि, और जब मैंने 2001 में अपने करियर की शुरुआत करी तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। ओके सतीश जी, क्योंकि अटल जी की बात हुई। ओके, एक सेकंड कह रहा हूं कि बीजेपी ये कहे कि 10 साल में काम किया है तो मैं वोट दे दो। ये लाइन होनी चाहिए। बड़े उदारवादी, कवि हृदय के बहुत बड़े नेता थे। और उनमें एक कवि वाला जो हृदय था, वो क्या था कि वो सच उनसे बुलवा देता था। जो चीज नहीं भी बोलना चाहे वो रख नहीं पाते थे, वो निकाल देते थे। बड़े ही मतलब वो एकदम समझिए कि एक साहित्यकार के रूप में, एक कवि के रूप में ऐसा हम देखते जी। लेकिन मंदिर के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी ने जो बोला है, राम मंदिर का बिल्कुल इस पर राजनीतिकरण किसने किया? हमारी पार्टी के जन्म से पहले यह मामला निपटाया जा सकता था, लेकिन निपटाया नहीं गया। मुझे लगता है वो बहुत डायरेक्ट था। देखिए, बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि आज के इंटरव्यू जो उनका आया है एएनआई वालों का, तो उसमें राम मंदिर वाले पे बहुत फोकस था, जिसमें 2 चीजें थी। देखिए, विपक्ष का क्या आरोप है? आरोप ये था कि ये प्रधानमंत्री नकली साधु बन गए, उन्होंने वहां प्राण प्रतिष्ठा कर दी। इसका एक्सप्लेनेशन प्रधानमंत्री ने दिया कि उन्होंने 11 दिन का फास्ट रखा, जमीन पे सोए वगैरह वगैरह। तो वो एक बात करने की कोशिश थी। दूसरा कि इन्होंने आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी पर कि बहुत पहले से ही इसको लटका के भटका के रखा गया। तो वो जो सच भी है, लटकाया गया उसको। देखिए, वो लटकाया भटकाया गया, मैं कोई टिप्पणी करने वाला नहीं हूं। और एक चीज महत्वपूर्ण जी कि उन्होंने एक बड़ा ही जबरदस्त उदाहरण दिया कि इंदिरा जी तो रुद्राक्ष पहनती थी।
आप समझ रहे हैं बात को जी। और इंदिरा जी का उन्होंने जिक्र किया, तो कहने का मतलब यह है कि जो कांग्रेस के ऊपर उनका अटैक था कि भाई निमंत्रण देने पर भी नहीं आए, निमंत्रण देने पर भी नहीं आए, तो कांग्रेस और वाले क्या- उल्टा जिन्होंने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मैं- बहुत सी विरोधाभासी बातें करी, उदित राज उसको टिकट दे दिया, तो वो उसको बात- टिकट दे दिया, कन्हैया कुमार को टिकट दे दिया दिल्ली के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े होंगे। विवेक हमारे साथ में, विवेक श्रीवास्तव, प्रधानमंत्री ने बोला कि इनके हाथ से, यानी विपक्ष के हाथ से राम मंदिर का मुद्दा अब चला गया। जी मुद्दा आपने देखिए, पकड़ा था उसको। प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू था जी। प्रधानमंत्री ने काउंटर में लगा दिया इनके जी, ऊपर, जी, जबकि ओके। विपक्ष इनके ऊपर लगाता है। जी 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 विवेक जी, जो सतीश जी ने बात बोली उसका भी सतीश जी, जवाब। मैं सतीश जी की बातों से सहमत नहीं हूं। पहली बात तो यह है कि वाजपेयी जी ने जो भी बोला था ये इशू नहीं है। इशू ये है कि आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आज हम 2024 में वाजपेयी जी की तरह कोई ऑपोजिशन का नेता भी इसी तरह के स्टेटमेंट्स देता है तो क्या बीजेपी आरएसएस कंबाइन उसको टॉलरेट करेगा और मीडिया उसको किस तरीके से देखेगा? नहीं देख पाएगा। देयर इज लॉट ऑफ इंटॉलरेंस। पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई आज का जो इंटरव्यू था वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की तरह नहीं था। वो तो एक बीजेपी को जो नेता लीड कर रहा है इलेक्शन के अंदर, ये इंटरव्यू उस व्यक्ति का था। इट वाज नॉट द इंटरव्यू ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बड़ी क्लियर सी बात है। जहां तक जो इंटरव्यू ले रही थी स्मिता प्रकाश, तो काउंटर नहीं किया उन्होंने। अगर ये बात कर रहे थे कि भाई ये जो इवेंट था राम मंदिर का इवेंट था ही नहीं, अगर ये इवेंट नहीं था तो इनको फिर शंकराचार्य पे भी एक्सप्लेनेशन देना चाहिए था। उन लोगों पे हिंदू समाज के एक्सप्लेनेशन देना चाहिए था जो नहीं शामिल हुए। विपक्ष ने तो क्लियर किया था हम राम के खिलाफ नहीं है, मंदिर के खिलाफ नहीं है, हम बीजेपी के इवेंट के खिलाफ हैं। प्राइम मिनिस्टर ने क्लैरिफाई नहीं किया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे जरूर बोला प्राइम मिनिस्टर ने, इसलिए बोला क्योंकि इस वक्त इलेक्टोरल बॉन्ड्स और भ्रष्टाचार के इशू पे बीजेपी घिरी हुई है। प्रधानमंत्री एक सेकंड, आपने प्रधानमंत्री का साक्षात्कार अगर आप अच्छे से सुनते हो, आपने सुना भी होगा, लेकिन मैं आपको दोबारा याद दिला देता हूं। उन्होंने ये बोला कि सोमनाथ के वक्त तो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, लेकिन सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में, उसकी प्राण प्रतिष्ठा में क्यों विरोध कर रहे थे पंडित नेहरू? उन्होंने ये बात बोली। अब आगे बढ़िए। उन्होंने बोला मैंने 11 दिन का अनुष्ठान किया, जमीन पर सोता था, मैंने नारियल पानी पिया, मेरे लिए आस्था का विषय था। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आस्था का विषय नहीं हो सकता? जी, अब मैं इसके दोनों के उत्तर आपको दे देता हूं। सबसे पहली चीज है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अपनी पर्सनल लाइफ में रिलीजियस हैं या नहीं हैं, वो पूजा पाठ करते हैं या नहीं करते हैं, दैट इज हिज पर्सनल अफेयर। उसका स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को 11 दिन बैठ करके अनुष्ठान करना चाहिए। वो करना चाहते हैं, उनका एक व्यक्तिगत चॉइस है। गौरव भाटिया का जवाब आपके संविधान। ओके, गौरव भाटिया एक सेकंड, शार्प रिप्लाई गौरव भाटिया के 30 सेकंड, देन विवेक आई एम गिविंग यू अ चांस। गौरव भाटिया 30 सेकंड्स। जी देखिए, संविधान में कहीं ये भी नहीं लिखा है कि रामचरितमानस को फाड़ डालो, और अगर भव्य राम मंदिर बन रहा है तो उसका विरोध करो। लड़के लड़कियां छेड़ने मंदिर में जानते हैं, जैसे राहुल गांधी ने कहा था, हज सब्सिडी दो, तुष्टीकरण करो, ये भी कहीं नहीं लिखा है। और ट्रिपल तलाक का समर्थन करो तो बिल्कुल नहीं लिखा है। हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड लिखा हुआ है, जिसपे सपा के प्रवक्ता ने तो उत्तर दिया नहीं। मैं लेफ्ट के प्रवक्ता से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, आप लोग एकजुट तो हो गए, लेकिन आपकी खाई दिखाई दे रही है। वायनाड से एनी राजा आपने टिकट दिया, राहुल गांधी को ही कोस रही है। वो कह रही है राहुल में दम होता तो मोदी जी को चुनौती देता जाके बनारस में। ये लेफ्ट जो है क्या कहना चाह रही है? इसका मतलब राहुल गांधी में दम नहीं है ना। गौरव, दिस इज क्वाइट एम्बैरेसिंग। गौरव, दिस इज क्वाइट एम्बैरेसिंग। ये एक एम्बैरेस करने वाला सवाल है, और मुझे लगता है कि विवेक इसको काफी बारी जवाब दे चुके हैं। ही लेफ्ट के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि राहुल गांधी के विरोध में ये शब्द क्यों कहे जा रहे हैं। लेकिन मैं फिर आता हूं, ये पॉइंट नहीं है। मैं फिर आता हूं मुद्दे के ऊपर, जो कि मुद्दा है। विवेक, देखिए राजनीति अपनी जगह है। प्रधानमंत्री की वेशभूषा का मजाक उड़ाने का प्रयास होता है। प्रधानमंत्री ने 11 दिन का व्रत रखा, अनुष्ठान रखा, उसकी बात होती है। लेकिन आखिरकार निमंत्रण तो आप सबको था, गए क्यों नहीं भाई? वो हमारा डिस्कशन पहले हो चुका है उस पे कि हम उसको बीजेपी का इवेंट मानते हैं, और उस इवेंट में हमने नहीं पार्टिसिपेट करा। राम बीजेपी के हो गए सर? पार्टी का कोई भी नेता जाना जब यही तो गलती करते हैं आपने 22 जनवरी को इस चुनाव की आधी लड़ाई हार दी, जब आपने राम पर पूरा का पूरा कॉपीराइट भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। और ये सब पूरे विपक्षी दलों की बात है। देश की और जनता कांग्रेस पार्टी ने तो बकायदा एक नोट जारी करके ये बात कही। समझदार है। देश की जनता 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 समझदार
नहीं नहीं, सुनिए, देश की जनता समझदार है और देश की जनता सब कुछ समझती है। अगर प्रधानमंत्री को डीएमके से समस्या है तो एक समय में भाजपा का अलायंस एआईएडीएमके से भी था। आई मीन द लीडरशिप में दोनों पार्टियों की फर्क है, आइडियोलॉजी सेम है। तो एआईएडीएमके के पास क्या गए थे? क्या मैं एआईएडीएमके के नेताओं के वक्तव्य कल सुनाना शुरू करूं जिनके साथ एक समय में बीजेपी का एक तालमेल लेकिन सुनील यादव, गौरव, मैं आपकी बात आ रहा हूं जरूर। सुनील यादव, मैं जानना चाहता हूं, आप ठीक है 22 जनवरी को आप नहीं गए, क्या उसके बाद राम मंदिर के द्वार गए आप लोग? 10 सेकंड में इसका जवाब। देखिए अमीश भाई, हम भगवान को मानते हैं और जब भगवान चाहेंगे, जब उनका बुलावा होगा तब जाएंगे। हमें तो केवल बीजेपी के 22 प्रवक्ता जनवरी से आपत्ति है। 22 जनवरी से 22 अप्रैल आने वाली है, 15 अप्रैल आज हो गई, आपको मौका नहीं मिला? सुन लीजिए, अभी तक आपको नहीं टाइम मिला? अभी हमारे जो असली भगवान हैं जनता जनार्दन, हम उनके बीच हैं। और हमने कहा, हमारे नेता ने भी कहा कि जो हमारा पीडीए नारा है वो पीडीए ही हमारा भगवान है, पिछड़ा, फिर दलित, जब भारतीय जनता अल्पसंख्यक। पार्टी कहती है, और दूसरी कि बात, नहीं, मेरा काउंटर सवाल है सर, मेरा काउंटर सवाल है। मैं कह रहा हूं, मैं बीजेपी को नहीं लेके आ रहा इस चर्चा के अंदर, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये सब राम विरोधी हैं, इन्हें राम से परहेज है। देखिए अभी रमजान का पाक महीना गया, इफ्तारी हुई, इफ्तारी करने के लिए आपके एक नहीं, मैं 36 नेताओं की तस्वीरें दिखा सकता हूं टेलीविजन स्क्रीन पे। वो गए, बड़े से लेके छोटे तक, विधायक से लेके सांसद तक, पूर्व विधायक से लेकर पूर्व सांसद तक, पूर्व मंत्रियों से लेकर सब तक गए। तो सवाल तो फिर खड़ा होगा ना, तो जो बीजेपी नैरेटिव बिल्ड करना चाहती है उस नैरेटिव में तो आप बीजेपी की मदद करते हैं। फिर मौका था आपके पास जाने का, आप 22 जनवरी को नहीं गए, 22 जनवरी के बाद ही चले जाते। अमीश भाई, मेरा एक अनुरोध है कि आप बीजेपी के चक्कर में फंसो ही नहीं तो ये आपको भी बर्बाद कर देंगे, जैसे पूरा देश बर्बाद कर दिया। किसी के चक्कर में नहीं फंसता सर, बर्बाद कर देंगे। मैं किसी के चक्कर में नहीं फंसता, तभी मैं 23 सालों से पत्रकारिता कर रहा हूं। सरकार किसी की तस्वीरें मिल गई हैं, हम कह रहे हैं, क्या अभी आप तस्वीरें नहीं देख रहे हैं कि नवरात्रि चल रहे हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 9 के 9 व्रत हैं, लेकिन व्रत वो हैं तो उनकी निजी आस्था है। व्रत है इसका मतलब वो नहीं कि पब्लिक में कहें हम व्रत, हमको वोट दे दो। लेकिन इफ्तारी तो सबके बीच में कर रहे हैं, फोटो खिंचवा कर। धर्म से नहीं, तो वही तो प्रॉब्लम है, हमारा निजी विषय है। वही तो इशू हो जाता है। इफ्तारी सबके बीच में करेंगे, लेकिन नवरात्रि छुप के करेंगे। अभी आप ही ने बोला ना ये बात, अभी आप ही ने बोली ना ये बात कि नवरात्रि का वो व्रत रख रहे हैं 9 दिन के लिए। बहुत अच्छी बात है, अखिलेश जी हमारे भी बहुत सलाह दे रहा हूं, तो वो बहुत अच्छी बात है और बहुत धार्मिक व्यक्ति है। नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं छुप कर और इफ्तारी करेंगे आप खुलकर, तो फिर क्या कहा जाएगा? नहीं, अफ्तारी अभी आप ही ने बोला धर्म नहीं है ना, हम तो दूसरे के धर्म में शामिल हो रहे हैं, हम अपने आस्था। चलिए, बहुत बड़ी खबर है, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के इंटरव्यू के बाद उन पे एक बड़ा हमला कहा है और चंदे के मामले में पीएम पकड़े गए हैं, यह कहा है राहुल गांधी ने। पीएम पकड़े गए इसलिए उनको इंटरव्यू देना पड़ा, यह कहा है राहुल गांधी ने। चुनावी चंदा सबसे बड़ा वसूली रैकेट है, यह कहा है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर यह एक तरह से पॉलिटिकल और निजी हमला कह सकते हैं। मेरे साथ इस समय गौरव भाटिया हैं। गौरव भाटिया, राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उस पर आपका टेक? राहुल गांधी के बयान को कोई गंभीरता से लेता नहीं है अमीश जी, और केवल जो बच्चे पोगो चैनल देखते हैं वैसे ही राहुल गांधी का वक्तव्य आता है तो हंस देते हैं। अरे वो खुद भ्रष्टाचार के आरोप पर बेल पे बाहर हैं, सोनिया गांधी भी भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर है। जी गौरव, राष्ट्रीय हेरिटेज घोटाला किया है और यहाँ पे ये वक्तव्य दे रहे हैं। कहाँ गंगा जल और कहाँ, मैं अब आगे बोलना नहीं चाहता हूं वरना किसी को कष्ट होगा, लेकिन मैं अपनी बात पूरी करूंगा 2 बात कह के। जी, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने जो वक्तव्य यहाँ पे दिया है वो कितना ज्यादा चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि देखिए अपने धर्म को तो हम छुप छुप के जो है दिखाएंगे, लेकिन अगर दूसरा धर्म होगा तो हम खुल के आएंगे। अब आप सोचिए 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में, अखिलेश यादव को समय नहीं मिला जाने का, लेकिन लखनऊ में टीले वाली मस्जिद है, ईद आई तो ईद पे अखिलेश यादव वहां पे खड़े दिखाई दिए। अब आप मुझे बताइए कि अगर अपने आप को हिंदू कहते हैं तो पहले तो अपने धर्म के जो त्योहार है उसमें भी दिखिए ना, दूसरे के धर्म के त्योहारों में सम्मिलित होइए, लेकिन अपने धर्म के लिए शर्म आना और दूसरे के धर्म के त्योहारों में जाके अब बीजेपी एक नया कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगी क्या? दूसरी बात,
एक नया कोड ऑफ कंडक्ट आप लोग बना रहे हैं क्या? कौन हिंदू बड़ा, कौन हिंदू छोटा, कौन हिंदू कौन नॉन हिंदू, एक नया कोड ऑफ कंडक्ट एक तो बीच में बोलने लगे। जी जी जी, सुनील यादव का मैं जवाब लेता हूं। सुनील यादव धर्म को आप धर्म को राजनीति में ला क्यों रहे हैं? देखिए आप निर्णय देंगे बैठ करके यहाँ पे गौरव भाटिया जी। एक सेकंड, सुनील यादव का जवाब। सुनील यादव 50 सेकंड, गिनती के 50 सेकंड। देखिए हाँ ठीक बात है, 50 सेकंड मेरे लिए बहुत है। एक तो माननीय राहुल गांधी जी ने जो बात कही है, उस बात को इस देश का एक एक आदमी स्वीकार कर रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के भी समर्थक ये समझ रहे हैं कि मोदी जी इस वाले चंदा लेने के मामले में फंस गए हैं, इसलिए उनके मुंह से भ्रष्टाचार अच्छा नहीं लगता। दूसरी बात, एक बात जो इससे पहले बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा था, अटल जी की तुलना मोदी जी से की थी। हालांकि हम माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन कम से कम अटल जी से उनकी तुलना मत करिए। अटल जी हमारे वैचारिक रूप से खिलाफ वाली पार्टी के नेता थे, लेकिन अटल जी का एक एमपी कम पड़ा। उन्होंने कुर्सी छोड़ना स्वीकार किया, लेकिन एक एमपी खरीदना स्वीकार नहीं किया। और मोदी जी की जो बीजेपी है, वहां एक एमएलए आता है, वही उस राज्य का मुख्यमंत्री हो जाता है। जमीन आसमान का अंतर है दो लोगों। एक बात इन्होंने कही कि एजेंसियां विपक्ष से सवाल पूछ रही, लेकिन एक और बात इन्होंने कही, इन्होंने बोला कि आप अपना धर्म को छुप कर रहे हो और दूसरे धर्म में खुल के जा रहे हो। 10 सेकंड में जवाब इसका। हम उस पे आ रहे हैं सुनील जी। मैं केवल ये कह रहा हूं, एजेंसियां कह रहे हैं, विपक्ष से पूछ रही हैं, लेकिन देश भी तो बीजेपी से सवाल पूछ रहा। और जहां तक धर्म है, हमने कहा इस देश में हम जिस धर्म के हैं उसको मानते हैं, और हमारा तो पीडीए ही भगवान है। फिलहाल हम पीडीए की पूजा कर रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान। ओके गौरव और जनता 20 सेकंड गौरव भाटिया 20 सेकंड गौरव भाटिया। उससे झूठ नहीं बोल रहे हैं, उससे बेईमानी नहीं गौरव 20 सेकंड। देखिए ऐसा है अमीर जी, कम से कम भाजपा प्रवक्ता होने के नाते मैं समझता हूं हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारी पार्टी ने 2 यशस्वी प्रधानमंत्री देश को दिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी। और ये सत्य बात है कि एक सीट अगर एक एमपी कम था तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस्तीफा देना पसंद किया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की ताकत देखिए, उन्होंने कहा कम होने नहीं देंगे, बढ़ाते चलेंगे। 272 चाहिए थे, 283 दिए। 272 चाहिए थे 2019 में, तो 303 दिए। और 2024 में 370 प्लस की बात कर रहे हैं। ये है नरेंद्र मोदी। ओके राजेश गुप्ता 10 सेकंड। राजेश गुप्ता 15 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। जहां तक सार्वजनिक पूजा करने की बात है, तो अरविंद केजरीवाल जी ने तो सबसे ज्यादा लोगों को तीर्थों पे भेजा। अरविंद केजरीवाल जी ने तो सार्वजनिक तौर पे लक्ष्मी गणेश की दीपावली पे पूजा करी, जो सबको बुलाया, सबने आके देखा। और दूसरे देखो, 2 बात जो ये कह रहे हैं कि सबके सामने नहीं दिखाएंगे, डिफरेंस को समझिए। मैं नवरात्रि की अगर किसी पूजा में जाता हूं, कल श्याम बाबा की चौकी में गया, तो कोई मुस्लिम भाई मुझे ये कहे कि आप उनके यहाँ तो खुल के नाचते हैं। दोनों चीजें खुल के करिए ना, कौन इंकार करता है, लेकिन एक चीज छुप कर और दूसरी चीज खुल कर। लेकिन मैं फिर आता हूं, क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री मोदी ने जो काले धन पर बोला वो डायरेक्टली एक बड़ी बात है? मैं बहुत इसको महत्वपूर्ण मानता हूं। 10 सेकंड। हाँ, काले धन पर जो बात उन्होंने कही है कि सब लोग पछताएंगे, इसका अर्थ बड़ा व्यापक है और किन तरह से इसको लिया जाएगा और कहां टारगेट है, जी ये वैसे बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है जी। और अब वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। और अब वक्त है एक बहुत बड़ी खबर का, यानी ब्रेकिंग स्टोरी का। लोकसभा चुनाव से पहले ही दिल्ली की एक सीट पर जबरदस्त घमासान छिड़ गया है, यानी कंट्रोवर्सी हो गई है। दरअसल दिल्ली की उत्तर पूर्वी सीट से कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को टिकट दिया है। ये वही कन्हैया कुमार है जिनका नाम 2016 में जेएनयू में हुई कथित देश विरोधी नारेबाजी में आया था व्यूअर्स। हालांकि ये आरोप अभी अदालत में सिद्ध होने जरूर बाकी है, यानी केस अभी भी चल रहा है। लेकिन बीजेपी इन्हीं आरोपों को आधार बनाकर कांग्रेस को सिर्फ घेर नहीं रही है, कांग्रेस को उसने चौतरफा घेर लिया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक बड़ा हमला करते हुए कहा है कि दिल्ली में इस बार का चुनाव सनातन प्रेमियों और देश विरोधियों के बीच होने जा रहा है। वहीं पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि यह महात्मा गांधी वाली कांग्रेस नहीं है।
क्योंकि आज की कांग्रेस देश विरोधी ताकतों को चेहरा बनाती है। सुनिए क्या कहा है। ये अगर वो कांग्रेस होती तो राष्ट्र के खिलाफ नारे लगाने वालों के साथ खड़ा होती। अगर ये वो कांग्रेस होती तो भारत के टुकड़े करने वाले नारे लगाने वाले नेताओं को कांग्रेस में सम्मिलित किया जाता, कांग्रेस के चेहरा बनाए जाते। तो सोचिए कांग्रेस ने क्या करा है। क्या अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है? ऐसा पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कन्हैया कुमार को टिकट देके कांग्रेस किसी को भी टिकट दे, ये उनकी पार्टी का मामला है। लेकिन कांग्रेस के पास अरविंदर सिंह लवली, संदीप दीक्षित जैसे नेता थे। कांग्रेस ने जेपी अग्रवाल जैसे कद्दावर नेता को टिकट भी दिया है। क्या उनकी उम्मीदवारी पर कोई सवाल खड़े कर रहा है? जी नहीं। लेकिन सवाल तब खड़े होते हैं जब कन्हैया कुमार जैसे व्यक्ति को पार्टी आगे बढ़ाने का प्रयास करती है, क्योंकि उन पर देश विरोधी नारेबाजी के बहुत गंभीर आरोप हैं। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि देश विरोधी नारे लगाने वाले और सेना का अपमान करने वाले कन्हैया कुमार पर कांग्रेस का आला कमान इतना लट्टू, इतना मेहरबान क्यों हो गया है। कहानी में एक और ट्विस्ट तब आता है जब कांग्रेस दिल्ली की उत्तर पश्चिमी सीट पे से उदित राज को टिकट दे देती है। ये वही उदित राज है जिन्होंने कई मौकों पर सनातन विरोधी बयानबाजी की और कांग्रेस का हाईकमान उन्हें रोकने की बजाय उन्हें टिकट का तोहफा दे रहा है, यानी प्राइज दे रहा है। तो फिर सवाल खड़ा होता है, जो गौरव वल्लभ कहते हैं, जो सनातन को गाली देता है, जो मोदी को गाली देता है, उसको आगे बढ़ाया जाता है। जो देश के खिलाफ बोलता है कांग्रेस में, क्या उसे आगे बढ़ाया जाता है? हाल फिलहाल में कांग्रेस छोड़ने वाले संजय निरुपम, गौरव वल्लभ, रोहन गुप्ता ने यही पर्दाफाश किया था कि कांग्रेस में सनातन के खिलाफ बोलने के लिए दबाव बनाया जाता है। ऐसे ही खुलासा आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी किया था, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं गए हैं। सवाल यह है कि एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसे फैसले करती है तो उसके लोकल नेताओं, उनके कार्यकर्ताओं तक पर इसका बहुत 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 खराब असर पड़ता है। क्या कांग्रेस का कैडर इससे निराश नहीं होगा? इसलिए आजकल सवाल उठने लगे हैं कि क्या कांग्रेस का लेफ्टीकरण, वामपंथीकरण हो चुका है। क्योंकि हाल ही में राहुल गांधी ने कहा था कि अगर कांग्रेस सरकार में वापस आई तो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, और दुनिया जानती है कि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन जैसा फेल्ड कॉन्सेप्ट वामपंथी मानसिकता से ही जन्म लेता है। इसलिए व्यूअर्स, आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अपनी विचारधारा से समझौता करने वाली पार्टी अपना या देश का भला कर सकती है? सोचिएगा जरूर। टक्कर के मंडे एडिशन में फिलहाल इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। सतीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल टक्कर में इतना ही। गुड नाइट।